सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपका भी बोर्ड एग्जाम 2024 देने का सपना है और आप भी चाहते हो कि सर हमें भी 70 में 60 प्लस नंबर लाने हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा खास है। क्योंकि बच्चों मैं बताऊंगा आपको, अगर आप सिर्फ ये 7 चैप्टर पढ़ लेते हो, मात्र ये 7 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो मैं कहता हूं आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे करोगे, बहुत अच्छा करोगे, अच्छे से नंबर आएंगे। अब आप कहोगे सर हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 चैप्टर हैं, यानी कि 13 चैप्टर हैं, उनमें से हम मात्र 7 चैप्टर पढ़कर क्या कर सकते हैं। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं बहुत कम, लेकिन आपको वहां पर एग्जाम्स के अंदर भी आपको क्वेश्चन अथवा में देखने को मिलते हैं कि कुछ क्वेश्चन आते हैं अथवा में कि आप इसको करना चाहें या फिर आप दूसरा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कुछ चैप्टर के अथवा में आते हैं, तो उन चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमारे स्कोरिंग होते हैं, जो हमारे स्कोर जो हमारा होता है उसमें बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा स्कोर बढ़ाते हैं। तो उन चैप्टर को बताएंगे कौन से चैप्टर हमारे स्कोरिंग होते हैं, जिनमें हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना होता। अगर हम नहीं भी पढ़ते तब भी स्कोर कर लेंगे, क्योंकि हम क्लास 10th पास हुए हैं, 11th पास हैं, 9th पास थे, तब तक आपने पढ़ा है और अच्छे से कर लोगे। क्योंकि उसमें ऐसे टॉपिक हैं जो आप क्लास 10th में भी पढ़ते थे, 11th में भी पढ़े, और वो चैप्टर आपको 12th में भी पढ़ने हैं, यहाँ तक कि आपने क्लास 6 से लेकर 8 तक भी पढ़े होंगे। उन्हीं चैप्टर के, वो चैप्टर के अंदर वैसे ही टॉपिक आते हैं जो आपको पहले से पता है, तो उन चैप्टर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरे साल की जो तैयारी है आज ही हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी बेल्ट जो है पेटियां बांध लीजिए और आप कॉपी को निकाल लीजिए और अपने आप बुक को निकाल लीजिए, आपके पास जो भी मॉडल पेपर हो उसको निकाल लीजिए और उन चैप्टर्स के उन टॉपिक पर टिक कर लीजिए जो आज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला बच्चों हमारा चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैं आपको इसकी इंग्लिश भी बताते चलूंगा साथ में, ताकि आपको इंग्लिश में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। समझिए, हमारे जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, पुष्प क्या है, उसकी पूरी डिटेल इस चैप्टर के बारे में डिस्कस की गई है। हमारे बोर्ड ने हमें चैप्टर पढ़ाया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आप समझिए, यानी कि पादप कैसा होना चाहिए, पुष्पीय, जिसमें क्या आता हो, पुष्पीय का मतलब हो जिसमें क्या आता हो बच्चों, फूल आता हो। ठीक है, लैंगिक का मतलब होता है उसमें जनन अंग हो। कैसे बच्चों, लैंगिक का मतलब होता है जनन अंग। ठीक, लैंगिक जनन मतलब जनन अंग, लैंगिक का मतलब होता है जनन, लैंगिक जनन अंग होने चाहिए उसमें उस, और वो पादप कैसा होना चाहिए, फूला हुआ होना है, पुष्पीय पादप होना चाहिए। तो इसके बारे में पूरे चैप्टर में, तो सबसे पहले आपको एक बात याद आ रही होगी कि सर पुष्प ही क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़नी है पुष्प की संरचना। उसमें आपको जयांग भी पढ़ना है, पुमंग भी पढ़ना है, पुंकेसर भी पढ़ने हैं, पूरा कुछ आपको इस पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ लेना। क्योंकि बच्चों आपके बोर्ड में पुष्प की संरचना तो नहीं आएगी, 5 नंबर में नहीं आती, बहुत कम आती, जब तब आ जाए उसकी अलग बात है, लेकिन इस पुष्प की संरचना से कभी कभी पूछ लेता पुमंग की संरचना 1 से 2 नंबर में। ठीक है, पुमंग की संरचना पूछ लेता है, जयांग की संरचना पूछ लेता, वर्तिकाग्र के बारे में पूछ लेता है, स्टिग्मा के बारे में पूछ लेता है, स्टाइली ओवरी के बारे में पूछ लेता है। तो इसीलिए आपको इसके बारे में पढ़ लेना है, पुष्प की संरचना। ठीक है, चलो सर हम पुष्प की संरचना पढ़ देंगे, आपका टॉपिक क्लियर। ठीक है, फिर सर ये लघु बीजाणुधानी क्या होती है। देखिए बच्चों, एक लघु बीजाणुधानी होती है और एक हमारी गुड़ बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी, गुड़ बीजाणुधानी, इनमें डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, समझिए, लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण लघु बीजाणुधानी।
गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है, बीजांड का निर्माण होता है बच्चों, बीजांड का निर्माण। देखिए लघु बीजाणुधानी आपके नर के लिए प्रयोग की जाती है, नर के लिए। गुरु बीजाणुधानी आपके मादा के लिए प्रयोग की जाती है, याद रखोगे। लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि परागकण का निर्माण होता है। गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि हमारे बीजांड का निर्माण होता है, क्योंकि यही दो हमारे मेन होते हैं। समझ में आ गया आपको, लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब बच्चों आती है, यहाँ पर हमने पराग कण लिखा है, ठीक है, पराग कण लिखा है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक है परागण। परागण क्या होता है, देखिए बच्चों परागण कोई परिभाषा नहीं है। परागण क्या है, एक क्रिया है। परागण हमारी क्या है बच्चों, एक क्रिया है। क्या क्रिया है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक पुष्प है, ये हमारे पास पुष्प है, पुष्प का पौधा है, और एक ये पुष्प है, एक ये पुष्प है, ठीक है। इसमें हमारे यहाँ पर पराग कण लगे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे क्या है, ये परागकोश है, इसके भीतर बहुत सारे पराग कण भरे, और ये परागकोश कैसा है, फट गया है। यहाँ पर ये बीजांड है, आपको पता है, यहाँ पर बीजांड है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी क्रिया करना पड़ेगा कि पराग कण है बीजांड के पास जाएं। कहाँ जाएं, बीजांड के पास, तभी तो पोलिनेशन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने की जो क्रिया होती है उसे हम परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या होगी, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है। अब इसमें कई कंडीशन बनेगी। हो सकता है वो जल के माध्यम से गए हों, हो सकता है वो जंतु कोई ले गया हो सकता है वो वायु के माध्यम से गए हों, और हो सकता है वो उसको हमारे मानव के द्वारा यानी कि कृत्रिम ले गया जाएगा, कृत्रिम परागण कराया गया। वो हो सकता है जल के द्वारा परागण हुआ हो, जंतु के द्वारा परागण हुआ हो, वायु के द्वारा परागण हुआ हो, और कृत्रिम परागण भी होता है, यानी कि हम लोग कराते हैं। अगर वो जंतु के द्वारा होता है तो उसे जंतु परागण कहते हैं, अगर जल के द्वारा होता है उसे जल परागण कहते हैं, जंतुओं के द्वारा होता है उसे जंतु परागण कहते हैं, वायु के द्वारा होता है उसे वायु परागण कहते हैं, कृत्रिम परागण मानव के द्वारा कराए जाने वाले परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम अगर डिटेल करेंगे तो यही टॉपिक अटक जाएगा। तो अब हमने आपको हिंट बता दिया, पूरा लगभग बता ही दिया है। आप परागण के बारे में थोड़ा और पढ़ लेंगे, आपकी बुक में आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको भ्रूणपोष के बारे में पढ़ लेना है, भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है एक्चुअल में, तो वो चीज़ सारी मैंने आपको बता रखी है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर डिटेल करूँगा तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, तो इसको आप भ्रूणपोष के बारे में आपको पढ़ लेने, कोई ज़्यादा नहीं होती। भ्रूणपोष हमारी त्रिगुणित संरचना होती है, 3N होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। होता क्या है, द्विध्रुवीय नरयुग्मक, द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, उसके साथ दूसरा नरयुग्मक परागकण का, जो परागकण में 2 नरयुग्मक बनते हैं। परागकण में क्या होते हैं, परागकण में एक परागकण में 2 नरयुग्मक बनते हैं। एक नरयुग्मक जाके अंडकोशिका के साथ समेकन करता है बीजांड की, और दूसरा क्या करता है, जो उसमें द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, सेंट्रल होता है, उसके साथ जाके समेकन कर लेता है। तो द्विध्रुवीय केंद्रक था, उसमें 2 N थे और 1 N इसका अगुणित परागकण का नरयुग्मक था। तो जो दोनों मिल जाते हैं तब क्या होता है, त्रिगुणित एक संरचना बनती है, जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है दोहरा निषेचन। अब देखिए दोहरा निषेचन की खोज जो की थी वो बच्चों नवासिन ने 1898 में की थी। हुआ क्या था, दोहरा निषेचन सिर्फ पुष्पीय पादप में आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है, यानी कि आवृत बीजी जो भी पादप हैं, आवृत बीजी जो भी हमारे आवृत बीजी पादप हैं उनमें ही सिर्फ दोहरे निषेचन पाया जाएगा, और किसी में दोहरा निषेचन नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम 2022 में आया है, हाँ 2022 में हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि दोहरा निषेचन पाया जाता है आवृत बीजी पादपों में, अनावृत बीजी पादपों में, ऐसे 4 ऑप्शन थे, किसी में नहीं सभी में। तो वहां पर आपको एक आवृत बीजी पादप का आंसर लगाना था, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया। इतने टॉपिक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ने हैं। अगला चैप्टर देखिए। तो देखिए बच्चों अगला हमारा जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। चैप्टर अच्छा है और अच्छे खासे क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर सर हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आपको नर जनन तंत्र पढ़ना है और आपका मादा जनन तंत्र। आपको नर और मादा दोनों जनन तंत्र पढ़ना है। इसमें से मादा जनन तंत्र का 2022 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें भी आया था,
मादा जनन तंत्र 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, मैंने आपको अपने पेपर के ऊपर पूरा सोल्यूशन वीडियो डाला है, वहां से जाकर आप लोग देख लेना। मैंने वहां पर बताया है कि मादा जनन तंत्र का डायग्राम आपको कैसे बनाना, मैंने आपको बनाना भी बताया था। ठीक है बच्चों, तो मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र आपको दोनों पढ़ के जाना। ठीक है सर, शुक्र जनन की क्रिया क्या होती है? और एक होता है बच्चों अंड जनन। शुक्र जनन को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, अंड जनन को कहते हैं oogenesis। इसमें oogenesis में ओवम का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म में इसमें डायरेक्ट नहीं बनते, इस पर शुक्राणु, पूर्व शुक्राणु बनते हैं। मैंने आपको पूरी क्रिया पढ़ाई स्पर्मेटोजेनेसिस की और oogenesis भी पढ़ाया है, वहां से जाकर आप लोग पढ़ लोगे। उसमें क्या होता है, कई सारी उगोनियां होती हैं, oocyte बनती है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर उसमें क्या होता है पोलर बॉडी भी बनती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, उस स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसे स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्मेटेड बनते हैं। तो मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मैंने ना पढ़ाया हो। ठीक है बच्चों, तो आप उसको भी पढ़ लोगे। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो ये सारे टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आएंगे। स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे से इसको समझिएगा। अब बच्चों अगला टॉपिक हमारा आर्तव चक्र के बारे में, रजो दर्शन के बारे में, मासिक चक्र के बारे में। आप लोग इसको पढ़ लोगे, इस पर मैं डिटेल चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, भ्रूण कलाएं, आप जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, बच्चा होता है जो, उसमें कितनी कलाएं होती है, किसने के द्वारा उस भ्रूण का सेवन होता है, तो उस भ्रूण कलाओं के बारे में आप लोग पढ़ लोगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने मेंशन कर दीजिए, वहां पर भी आपको बता दिया है अंड जनन की क्रिया। अंड जनन की क्रिया को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर देखिए, बच्चों अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य चैप्टर क्या है, इससे बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग चैप्टर ये भी है। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें सारी चीजें अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको आनंद आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि इसके बारे में आप लोग काफी जानते हो और इसमें तो आप मास्टर कर रखी है आप लोगों ने, वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, आपको जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ लेना है, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है। देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, आप देख रहे हैं भारत की पॉपुलेशन 125 करोड़ थी, अब 140 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, यही जनसंख्या का विस्फोट है। और इसका कारण क्या है आप लोग देख सकते हो, कारण क्या है, निवारण इसके क्या है। तो आप निवारण में तो आपको पता ही होता है, एमटीपी का, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी का, यानी कि जो भी हमारे आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, उनका प्रयोग करना चाहिए। गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह आप पढ़ लोगे। ठीक है, आपको वैसेक्टोमी पढ़ना है, ट्यूबेक्टोमी पढ़ना है। वैसेक्टोमी आप लोग पढ़ लेना, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में इस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक तरीके से स्टूडेंट वीडियो देखते हैं। ठीक है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, एमटीपी मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि चिकित्सा का सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका जब बोर्ड एग्जाम में आएगा उसमें वो क्या करेगा, MTP ऐसे लिख कर दे देगा हिंदी में, MTP पर टिप्पणी कीजिए ऐसे ही। तो आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। आपको ZIFT के बारे में पढ़ना है, GIFT, ICSI के बारे में पढ़ना, IUT के बारे में पढ़ना, IVF के बारे में पढ़ना, ETC, मतलब इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। 1 2 3 4 5 5 चैप्टर, 5 टॉपिक हैं, आपको पढ़ लेना। ठीक है, फिर बच्चों आपको पढ़ लेना है एवं संचारित रोग, सेक्सुअल डिसीज के बारे में पढ़ लेना है। सेक्सुअल डिसीज, अब आपको सेक्सुअल डिसीज सारी पढ़ लेनी है, जो भी है 2 से 4 शायद 6 डिसीज आपके सिलेबस में है, आपकी बुक में दी होंगी, वहाँ पे आप जाके पढ़ लोगे। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप हमारे पास कमेंट करना, हम आपको पर्सनली उसका आंसर बता देंगे और अच्छे से बता देंगे एक्सप्लेन करके। ठीक है बच्चों, अगला हमारा चैप्टर है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कोर इसमें तो अच्छा ही जाएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है सर हमें ये भी बता दीजिए। ठीक है, आपको जीन क्या होते हैं, गुणसूत्र, जो आप लोग इस तरीके से डीएनए की संरचना बनाते हो, इसमें गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पर आप बिंदी बिंदी धरे हुए देखते हो, उसमें क्या होते हैं, इसमें इस तरीके से आप नाइट्रोजन क्षार लगे हुए देखते हो, इस तरीके से नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है, बिंदी बिंदी रखी होती है, जिनमें क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन ही मुख्य कार्य करते हैं वंशागत का, तो जीन्स के बारे में आपको पढ़ना है। जीनोम के बारे में जीनों का आगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय जो होता है उसे जीनोम कहते हैं। अब आपको पढ़ लेना जीन प्रारूप क्या होते हैं, लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, और आपको पढ़ लेना संकरण क्या होता है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना। अब आपको पढ़ना मेंडल के नियम,
मेंडल ने बच्चों टोटल 3 नियम दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अवयवन का नियम। पृथक्करण के नियम को युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, आप लोग लिख लेना, मैंने आपको बता दिया। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मों की शुद्धता का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अवयवन का नियम। ठीक है बच्चों, अब आपको पढ़ लेना है लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण आपको पता ही होगा, एक्स हमारे मादा में होते हैं, एक्स वाई नर में होते हैं। तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो होता है वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ लेना है। आपको आनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक्स जो रोग होते हैं, जेनेटिक्स मतलब जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर रोग आ जाते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला हमारा है गुणसूत्रीय विकार। हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी हमारे जो होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? दैहिक गुणसूत्र होते हैं। और एक जोड़ी हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? एक जोड़ी लिंग पेयर यानी कि 1 पेयर लिंग सेक्सुअल गुणसूत्र होते हैं और 22 जोड़ी हमारे दैहिक गुणसूत्र होते हैं जो हमारे देह का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इनमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है, विकार हो जाता है, तो इसमें से भी रोग हो जाते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वगैरह आपने पढ़े होंगे। ठीक है, वहीं पर आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। आपको रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह ए, बी, ए, बी, ओ, 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के हम बना देते हैं, लेकिन रक्त समूह के बारे में आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, पढ़ लेना है। ये सारे चैप्टर स्कोरिंग है। अगला चैप्टर देखिए बच्चों, अगला चैप्टर है जो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य और रोग जो है चैप्टर, ये भी अच्छा खासा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस चैप्टर के ऊपर। लेकिन इससे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 100% आती है, ये मेरी गारंटीड है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको बोर्ड में सवाल तो 100% मिलेंगे। ठीक है, आपको पढ़ लेना रोग क्या होते हैं और रोग के प्रकार कितने हैं। रोग कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रोग के बारे में पढ़ लेना। पीछे भी आप रोग के कई सारे प्रकार पढ़ चुके हैं, आनुवंशिक रोग, गुणसूत्रीय रोग आप पढ़ चुके हो ना, लेकिन रोग के बारे में आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, आपको विषाणुजनित प्रोटोजोन द्वारा होने वाले रोग भी आपको पढ़ लेना। ऐसे रोग जो जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोन्स के द्वारा होते हैं, और आपको इन सभी के आपके जो सिलेबस हैं उनमें से आपको लगभग 3 रोगों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, 3 कम से कम। ठीक है, अच्छे से। अगला है कैंसर, 5 नंबर में पूछा जाएगा डायरेक्टली। कैंसर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, मेटा स्टेट क्या होती, सारी इसकी स्टेजें पढ़ लेना। आपको एड्स के बारे में पढ़ लेना। एड्स जो होता है HIV वायरस के द्वारा होता है, एक्यूरेट इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो इसके बारे में होता है, इससे होता है। तो एड्स के बारे में आप स्टडी कर लोगे। मैंने आपको एड्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी रखा है, तो आप लोग वहां से जाकर भी पढ़ सकते हो। अन्यथा आप लोग अपनी नोटबुक, कॉपी के क्वेश्चन पेपर से, कहीं से भी, कोचिंग नोटबुक से, कॉलेज नोटबुक से, कहीं से भी पढ़ सकते हो। मेरा मतलब है आपको पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, आपको इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लेना, प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ना। आपको ड्रग्स क्या होते हैं, यानी कि ड्रग्स को हिंदी में, यानी कि साधारण भाषा में कहें तो नशीले पदार्थ, इनके बारे में पढ़ लेना है अच्छे से। इनके लाभ क्या हैं, होते हैं लाभ भी, हानि क्या है, इसके क्या कारण, इसके निवारण कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर देखिए। अगला बच्चों हमारा चैप्टर है वंशागत के आणविक आधार। जो वंशागत के आणविक आधार जो चैप्टर है, वंशागत का मतलब होता है जेनेटिक्स से, आणविक का मतलब एक से दूसरा, आधार मतलब क्या आधार। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर स्कोरिंग है और आपको पूरा चैप्टर आता है। मैं कह सकता हूं आपने क्लास 10 में थे तब भी आपने DNA के बारे में पढ़ा था, RNA के बारे में पढ़ा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आपने इनके बारे में पढ़ रहा था। इनके बारे में आपको सचित्र चित्र सहित वर्णन करना है। एक क्वेश्चन जब भी आएगा आपका सीधे 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में धरा जाता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ की खोज क्या किसने की और इसके प्रमाण क्या है? हर्षेचेज ने अपना प्रयोग किया, एब्ली मैकेड और मैकार्टे ने अपना प्रयोग किया। ठीक है,
आपको सारे 3 प्रमाण दिए गए हैं आपके सिलेबस में, उन तीनों प्रमाण को पढ़ने हैं। लेकिन हर्षे और चेज ने सर्वमान्य रूप से प्रमाणित कर दिया था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। उस समय क्या होता था कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज नहीं होती, तो सभी वैज्ञानिक अपने अपने प्रमाण दे रहे। कोई कह रहा था प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है, कोई कह रहा था कि नहीं डीएनए है, कोई कह रहा था नहीं आरएनए है, तो सब लोग अपने अपने प्रमाण दे रहे थे। लेकिन हर्षे और चेज जो वैज्ञानिक आए, 2 हर्षे और चेज, उन्होंने सर्वमान्य रूप से लास्ट में प्रमाणित कर दिया था कि नहीं आनुवंशिक पदार्थ तो डीएनए ही है। उन्होंने बैक्टीरियोफेज पर अपने प्रयोग किया था। ठीक है, आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ लेना अच्छे से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो खोज की थी वो आपके एलेक्स जेफरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की? एलेक्स जेफरी ने। इसके प्रयोग क्या होते हैं, इसके क्या कारण हम उपयोग कर सकते हैं, हमारी लाइफ में क्या इसके उपयोग होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। वैसे आपको इसके बारे में तो पीएचडी होगी। आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आप देखते हो, आप लोग मूवी देखते ही होंगे ज़्यादातर। हेलो, कोई देखता है लगभग, नहीं देखते हो तभी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी देखते होगे सीरीज वगैरह कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कभी कभी आप देखते हो जो हमारे पुलिस डिपार्ट के होते हैं, उनको अगर अन्योन कोई भी कट्टा या कुछ भी ऐसी चीज़ मिलती है तो वो उसको रुमाल से पकड़ते हैं ताकि उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उस पर ना आ जाए। और हो सकता है जिसने उसको उपयोग किया होगा, जो भी क्रिमिनल होगा उसने उपयोग किया होगा, तो उसके फिंगरप्रिंटिंग उस पर आते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं रुमाल से। तो इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी? एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, आपको पता है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और हमारे टाटम जो 2 साइंटिस्ट हैं इन्होंने दी थी न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिका कवक पर। आप अच्छे से पढ़ लेना। टीआरएनए का क्लोवर लीफ या पत्ती मॉडल जो है उसको आपको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ये ज़्यादा तो नहीं आता है लेकिन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको पढ़ के जाओगे। ठीक है बच्चों, अगला हमारा और लास्ट चैप्टर है जैव विविधता संरक्षण एवं उसके सिद्धांत। अगर आप लोग, हो सकता है आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ एक बार पढ़ लोगे ना, इससे प्यार हो जाएगा 100%। इसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो रटने वाली हो। अब देखिए जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के संरक्षण, तीनों टॉपिक ऐसे पॉपुलर टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग आते हैं। जैव विविधता क्या होती है समझाएं अगर मैं आपको जैव विविधता के बारे में, 2 वर्ड आप लोग समझ लीजिए जैव विविधता के बारे में। देखिए एक्चुअल में क्या होता है जैव विविधता, आप लोग देखते होंगे कि आप लोग अपने माता पिता, क्योंकि इनकी आपको अंदर जेनेटिक्स लक्षण आते हैं, आनुवंशिक पदार्थ आते हैं, ठीक है। लेकिन जो पुत्र होता है वो या तो पिता के ऊपर जाएगा या माता के ऊपर, कुछ शक्ल मैच करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% हो जाए, ऐसा नहीं है। आपका भाई आपसे दूसरा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, ये तो हमारी आनुवंशिक जैव विविधता हो गई। पहले जैव विविधता समझिए। जैव विविधता क्या होती है? प्रत्येक जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता, हम और आप अलग अलग दिखते हैं, जानवर अलग अलग दिखते हैं, यही तो जैव विविधता है, ठीक है। फिर आप कहोगे सर जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं? तो देखिए जैव विविधता क्या होती है? जातीय जैव विविधता होती है। जातीय का जैव विविधता मतलब आप कास्ट मत समझ लेना, ठीक है। जातीय जैव विविधता का मतलब है आप कुछ और जैसे दिख रहे हैं, जानवर किसी और तरीके से दिख रहे हैं, और हमारे पक्षी हैं वो और तरीके। जातीय जैव विविधता ये हो गई। फिर आता है आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता में माता पिता से आप भिन्न हैं, आपके भाई बहन आपसे भिन्न हैं, आपकी दीदी आपसे भिन्न है, तो इस तरीके से तो आनुवंशिक जैव विविधता हो गई। फिर आती है पारिस्थितिक जैव विविधता। देखिए पारिस्थितिक जैव विविधता, कहीं पर आप देखते हैं कोल्ड मौसम रहता है, कहीं हायर मतलब कहीं पर गर्मी रहती है, कहीं पर सर्दी रहती है। तो गर्मी में आप देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट ज़्यादा पड़ती है वहाँ के लोग जो होते हैं वेस्ट इंडीज शादी के काले होते हैं, लेकिन वहीं अगर हम देख लें इंग्लैंड शादी के तो गोरे रहते हैं। ये तो हमारी पारिस्थितिक जैव विविधता हो गई, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ लेना। फिर इसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के बारे में आपको IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ लेना है। रेड डाटा बुक। आपको टाइगर प्रोजेक्ट और हाथी प्रोजेक्ट आपको दोनों पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने, स्टडी करना है, पूरा बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमने 7 चैप्टर से आपको बता दिए। इन अगर आप 7 चैप्टर्स के पढ़ लेते हो तो मैं कहता हूँ 60+, नहीं तो 60 नंबर आपके आ ही जाएंगे। बस आपको सारे टॉपिक तैयार कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो को भी उसी वीडियो की तरह निकाल दोगे जो आप अन्य वीडियो देखते हैं, तो बच्चों आप लोगों के, आप उसके जिम्मेदार होगे, मैं नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखकर कुछ हेल्प मिला होगा और आप अगर इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हो ना, तो मैं कहता हूँ बोर्ड एग्जाम देने से आपको डर नहीं लगेगा। बस
एक बात मेरी याद रखना, बोर्ड देने से डर नहीं लगे। आप जब भी बोर्ड देने जाओगे आप कहोगे सर मैं अच्छा करके ही आऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे और आप हमें मैसेज करोगे बोर्ड एग्जाम जब देकर आओगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, हम आपके साथ पूरे साल लगे रहेंगे जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं करा देते। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर देना, बस मोटिवेशन मिल जाएगा हमें। सब्सक्राइब करना है या ना करना वो आपकी मर्जी, लेकिन आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।